इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। नमस्कार, आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिसने सोनीपत ज़िले के छोटे से गांव सिलाना में जन्म लिया और फिर ज़िंदगी के छोटे छोटे कदम रखते हुए जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा के और फिर विश्वविद्यालय में सभी स्तरों को छुआ, उन पदों को ग्रहण किया, राजनीति देखी और ज़िंदगी के सब रंगों का समावेश देखा। उनसे मिलवाने जा रहे हैं आपको हम, जो हैं हरियाणा के अनोखी प्रतिभा श्री भीम सिंह दहिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। भीम सिंह जी, आपने ज़िंदगी देखी, इतने रूप देखे, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, जो बचपन देखा, जो गांव का जीवन देखा, क्या यादगार उनकी आज भी आपकी स्मृति में है? गांव से ही हमने अपनी पढ़ाई शुरू की आज़ादी से पहले। उस वक्त उर्दू से शुरू किया हमने, लेकिन मुझे जो प्रभावित किया वो हमारे हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल के, पंडित शेर सिंह जी। पास के गांव से आते थे बाइसिकल पे, लेकिन जब ज़्यादा पढ़ाई का वक्त होता था आखिरी 4 महीनों में, वो गांव भी नहीं जाते थे, स्कूल में सोते थे और हमें भी सबको वहीं स्कूल में ही सोना पड़ता था, घर में नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 बजे उठा देना और पढ़ाई शुरू करा देना। तो उन्होंने वो ऐसी छाप छोड़ी कि हमें मेहनत की आदत फिर हमेशा बनी रही। उसके बाद वैस हाई स्कूल में लाला जगाधर मल, वो भी हेडमास्टर बने रोहतक में, और मेरे सेक्शन ए के इंचार्ज भी थे, हिस्ट्री इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमने तो वहाँ 4 साल जो अंग्रेज़ी पढ़ी 7वीं से 10वीं तक, आगे ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल नर्सरी से शुरू करते हैं, पीएचडी तक पढ़ते रहते हैं, और जब आते हैं पीएचडी करके मैं कहता हूँ भाई थोड़ा लिख दो, तो सेंटेंस ठीक नहीं लिखना आता। वो हमें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है अपनी पढ़ाई के साथ। आपके अध्यापकों की बात याद करके ऐसा सुनने में आता है कि अभी कलाम जी ने भी कहा कि एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाने में उसकी माँ के साथ साथ उसके प्राइमरी टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको अपने निजी जीवन से भी ये अनुभव है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप इस विषय में क्या कहेंगे? आज का बड़ा फ़र्क हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स वहीं क्लास में या स्कूल में मेहनत कराने की बजाय होमवर्क देते हैं। अब होमवर्क तो फिर कौन कराएगा? किसी के माँ बाप कम पढ़े हैं, किसी के ज़्यादा पढ़े हैं, तो पढ़ाई तो फिर माँ बाप पे छोड़ दी ना, टीचर का रोल तो उसमें नहीं रहा। तो ये एक समस्या हो गई है कि हमारा एटीट्यूड बिल्कुल कमर्शियल प्रोफेशनल हो गया है, और वो जो रिश्ता होता था स्टूडेंट का और टीचर का, वो अब नहीं रहा। उस वक्त हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो प्यार करते थे कि भी इनकी ज़िंदगी बनानी है, इनको हमने कुछ सिखाना है। अब वो बिज़नेस एटीट्यूड है, हम तनख्वाह लेते हैं, अपने इतने घंटे यहाँ पूरे करते हैं। तो इस एटीट्यूड से वो आप नेशन बिल्डर तो नहीं बन सकते ना, तनख्वाहदार बन गए, वो तो ठीक है। भीम सिंह जी, अंग्रेजी की जहाँ बात आई, आपने तो जीवन लगा दिया अंग्रेजी की शिक्षा को पढ़ाने में, बढ़ाने में। हरियाणा में नर्सरी से बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, लेकिन हरियाणा का और अंग्रेजी का 36 का आंकड़ा है। हरियाणा के विद्यार्थी के बारे में एक आम सोच ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अंग्रेजी से बहुत डरता है। तो ये हरियाणा और अंग्रेजी में ये क्या क्या आपस में क्यों नहीं बनती हरियाणा और अंग्रेजी की? ये खैर जो इस तरह के सोच होती है वो बहुत सही तो नहीं होती। ये तो अंग्रेजी का आंकड़ा दूसरे की भाषा के बारे में कहीं का भी हो सकता है, हरियाणा में कोई विशेष बात नहीं है। मैं भी हरियाणा से हूँ, गांव से हूँ, और 7वीं जमात से हमने पढ़ने शुरू की इंग्लिश, पहले तो पढ़ी नहीं। लेकिन वही गांव का बच्चा अमेरिका से पीएचडी भी करता है
और अमेरिका वालों को अंग्रेज़ी पढ़ाता है तो वो भी मुमकिन है। लेकिन वो क्यों हुआ? वो अच्छे टीचर्स जो अपना जीवन लगाते हैं, वो तनख्वाह के लिए नहीं, वो आपका जीवन बनाने के लिए पढ़ाते हैं, वो फ़र्क है। वो अगर आज भी ऐसे टीचर हैं तो आज भी ऐसे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, लेकिन एक ओवरऑल माहौल में बहुत फ़र्क हो गया है। जी जी। अभी आपने बात की अमेरिका की पीएचडी की, सारा शिक्षा जगत जानता है, सिनसिनाटी से आपने हेमिंगवे पे पीएचडी की। उस दौर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे अनुभव रहे आपके, किस तरह का माहौल, शिक्षा देखी आपने वहाँ? देखिए, जो मैंने वहाँ अमेरिका में सीखा और पढ़ा, मैंने यहाँ मेरा ख्याल सारी उम्र इतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितनी वहाँ 2 साल में की। वहाँ की पीएचडी यहाँ की तरह नहीं है कि कोई आप थीसिस लिख दें, किसी तरह लिख दें और पीएचडी हो गए। वहाँ थीसिस लिखने से पहले आपको 24 कोर्सेज करने होते हैं। जैसे हमारे एमए के 8 कोर्सेज हैं तो वहाँ 24 हैं, समझो 3 एमए के बराबर हैं। और हर कोर्स में आपको 2 टर्म पेपर जो कि रिसर्च पेपर होते हैं लिखने पड़ते हैं। 48 हो गए, वो लिखेंगे। और फिर उनके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें सारा इंग्लिश लिटरेचर, ये नहीं भी कौन ऑथर है, कौन किताब है, कहीं से भी आपका इम्तहान लिया जाएगा। उसमें पास हो जाएंगे तब आपको थीसिस लिखना है। और यही नहीं, अंग्रेज़ी के अलावा 2 भाषाएं और करनी पड़ती थी। पीएचडी का हिस्सा था वो। तो मुझे जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी के अलावा 2 साल पढ़नी पड़ी। 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल डिप्लोमा कोर्स। उनके भी दोनों के इम्तिहान पास किए। ये सब पास करके तब आप थीसिस लिखते हैं, तो उसको मैं असली पीएचडी मानता हूँ। आपकी बात से ही एक और बात समझ में आई सर, कि जब जो हरियाणा में आज विश्वविद्यालय या कॉलेजों में पात्रता परीक्षा या नेट सेट जो हो रहा है, उससे भी जो टीचर निकल के आ रहे हैं वो शायद आज भी शिक्षा जगत की जो सही उम्मीद है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जो ये शिक्षक की गुणवत्ता में कमी आई है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्या परिस्थितियां इसकी वजह रही हैं? देखिए, कुछ तो हमारी जो हालात हैं, गरीबी के कहो, बैकवर्डनेस के कहो, तो उसमें एक अनिश्चितता रहती है जीवन में कि भी कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं, कोई गुजारे लायक कोई काम मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए हर एक की नीयत होती कि किसी तरह काम बन जाए। तो मेरे से कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि अगर आपको एक बात कहनी पड़े हरियाणा या हिंदुस्तान के बारे में कि हमारे कैरेक्टर में क्या खासियत है सेंट्रल, तो मैंने कहा भी जुगाड़ है। हमारी नीयत हर वक्त ये रहती है कि कोई जुगाड़ हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, कोई बहुत पसीना ना बहाना पड़े। मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, भाई लड़की को पीएचडी करा दो, मैं करा दें। कोई ऐसा नहीं कोई लिख ला के दे और ही पैसे दे देंगे या कोई सिफारिश करवा दें। तो ये जो मेंटेलिटी है ये हमारी टिपिकल इंडियन है, और इसकी वजह से हम ईमानदारी से, मेहनत से काम नहीं करते, जुगाड़ में बड़े माहिर हैं। तो जुगाड़ से एक और बात समझ में आई, आपने तो राजनीति में भी साझेदारी की। आपको कहाँ लगता है कि जो हमारा पॉलिसी मेकर है वो ही नहीं जानता कि देश को कहाँ ले जाना है? तो ऐसी स्थिति में देश जाएगा कहाँ? आपको नहीं लगता कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी बहुत कम है, वो भी एक वजह है दिशाहीन होने की? बिल्कुल, वो भी है और ये मूल कारण है ये बल्कि। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कोई वोटिंग राइट या उनको कोई सरकार चलाने का हक ना हो, वो भी कोई दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी आज हमारी इवॉल्व हो गई है वो बिल्कुल गलत रास्ते पे चली गई। आज़ादी से पहले कोई 750 के करीब छोटे मोटे राजे महाराजे थे,
जो देश को काबू रख रहे थे। अंग्रेज़ों के वक्त भी वही रखते थे। आज 7.5